ओके, तो थर्ड पॉइंट है लॉ इज़ फंडामेंटली ऑर्गेनिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली ये बात कर रहा है ना कि लॉ जो है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक यानी कि वो चीज़ जो अपने आप इवॉल्व होती है। तो लॉ जो है वो अपने आप सोसाइटी के अंदर में रिचुअल्स और कस्टम के फॉर्म में इवॉल्व होती है। तो इसे आर्टिफिशियली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये है सोसाइटी के अंदर में पहले से प्रेजेंट, और ये रिचुअल्स के फॉर्म में, कस्टम्स के फॉर्म में अपने आप इवॉल्व होती जाएगी। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि लॉ इज़ फंडामेंटली ऑर्गेनिक इन नेचर। ये इसका थर्ड करेक्टरिस्टिक हुआ। अब जो इसका फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है कि लॉ कैन नॉट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि एक जगह के लॉ को दूसरी जगह पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। जैसे कि थाई बोर्ड ने प्रपोजल दिया था कि हम जो नेपोलियन कोड है उसे अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी के ऊपर, तो इसी को अपोज करते हुए सेविग्नी ने कहा था कि लॉ कैन नॉट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, हम फ्रांस के लॉ को जर्मनी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो कहता है कि लॉयर्स एंड जूरिस्ट आर इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ लॉ मेकिंग रादर देन द लेजिस्लेशन। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो लॉयर्स और जूरिस्ट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हैं लॉ मेकिंग में रादर देन लेजिस्लेशन। क्यों? क्योंकि जो लॉयर्स और जूरिस्ट हैं उनके पास उस फील्ड की टेक्निकलिटी की नॉलेज है पूरी तरीके से, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट लॉज बना सकते हैं लेजिस्लेशन के कंपैरिजन में। तो इसलिए लॉयर्स और जूरिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लेजिस्लेशन। इसका जो सिक्स्थ पॉइंट है वो कहता है कि लॉ कैन नॉट बी सुपर इम्पोज फ्रॉम एन एलियन सोर्स, इट कम्स फ्रॉम दी पीपल, यानी कि लॉ लोगों के भीतर से आता है, लोगों के अंदर से आता है। इसका बेसिक मतलब ये है कि लॉ जो है वो लोगों से जुड़ा हुआ होता है। तो लॉ बेसिकली क्या है कि लोगों की जिस हिसाब की कंडीशन होती है, जिस चीज़ को लोग समझते हैं, जिन चीज़ों को लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से लॉ बनना चाहिए। दूसरी जगह के लॉ दूसरी जगह के कस्टम्स के ऊपर बेस्ड है, तो उसे हम किसी और जगह पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो मतलब ये लोगों से ही कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ये लॉज, और जब कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लोगों से लॉज, तो ये लॉज लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं। ये बेसिकली ये कहना चाहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि कोडिफिकेशन एट अर्ली स्टेज लीड्स टू स्टेग्नेशन इन द ग्रोथ ऑफ लॉ, यानी कि कोडिफिकेशन at early stage leads to stagnation in the growth of law. Hence, codification will be done when society is mature enough to accept the law। कि मतलब अगर हम सोसाइटी के अंदर अगर हम बहुत जल्दीबाजी करेंगे लॉ मेकिंग के अंदर में, लॉ बनाने के लिए, तो इससे क्या होगा, लॉ की जो ग्रोथ है, जो उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हो रही है, उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। तो लॉ कब बनना चाहिए, उसकी कोडिफिकेशन कब होनी चाहिए, बनना नहीं, बेसिकली लॉ तो है ही सोसाइटी के अंदर में, तो उसकी कोडिफिकेशन कब होनी चाहिए? जब सोसाइटी मैच्योर हो जाए। मैच्योर यानी कि जब सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए, सोसाइटी उस चीज़ को समझने लायक हो जाए कि हमें लॉ क्यों दिया गया है। जैसे अगर आज हमें कोई भी लॉ दिया जाता है, जैसे आज हमारे पास लॉ है कि हमें रेड लाइट क्रॉस नहीं करना, ट्रैफिक सिग्नल वायलेट नहीं करना है, तो लोग उसे समझते हैं कि हमें क्यों वायलेट नहीं करना है, तो उसके खिलाफ मतलब लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। अब जैसे एक सीएए का भी रिसेंट इशू हुआ है, तो उसमें क्या है कि लोग उस तरीके से मैच्योर नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए, या मैं कोई डिसीजन नहीं, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि हो सकता है कि अगर ये लॉ सही हो, अगर, तो लोग इतने मैच्योर नहीं हो कि इस चीज़ को समझ सकें। तो सोसाइटी ही जब मैच्योर नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए, और आपको लॉ देना सोसाइटी के लिए है, और सोसाइटी समझे ही ना उस चीज़ को, तो उस वैसे लॉ को देने का फ़ायदा क्या है? तो बेसिकली लॉ कब कोडिफाई होना चाहिए? जब सोसाइटी मैच्योर हो जाए उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, ये है। अब आगे कहता है कि सेविग्नीज एडमिरेशन ऑफ रोमन लॉ एंड वोक्स कीस्ट, कि सेविग्नी जो है वो एडमायर करता है रोमन लॉ को और वोक्स कीस्ट को। यानी कि सेविग्नी ने बेसिकली बात ये कही थी कि अगर हम रोमन लॉ और जर्मन लॉ को मिक्स करके जर्मनी के लिए कोडिफिकेशन करें, उसको लॉ दें, तो इससे जो उसका ज्यूरिस्टिक डेवलपमेंट है जर्मनी का, जो उसका लीगल डेवलपमेंट है, वो एक्सीलेंट उसको बेस मिलेगा। यानी कि बहुत अच्छे तरीके से लीगल डेवलपमेंट होगी जर्मनी की, अगर हम रोमन लॉ और जर्मन लॉ इन दोनों को मिक्स करके कोई लॉ देते हैं जर्मनी के लिए। अब बात करते हैं हम इसके क्रिटिसिजम्स की, कि क्या क्या क्रिटिसिज्म थे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का। तो पहला जो क्रिटिसिज्म है कि टू मच एम्फेसिस ऑन पास्ट आउटडेटेड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, और पॉन्ड ने इसे ज्यूरिस्टिक पेसिमिज्म कहा था। तो बेसिकली चीज़ क्या है ना कि
जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, मतलब जो हिस्टोरिकल स्कूल का जो जो मेन फिलॉसफी है वो ये कहती है कि जो सोर्स ऑफ लॉ है वो हिस्ट्री है, यानी कि पास्ट, हमारा जो पास्ट है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं और हमारे जो कस्टम्स हैं वो सोर्स ऑफ लॉ है। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी फ्यूचर में नहीं देख पाएगी कि हमें क्या चाहिए, हम हमेशा पास्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, तो इससे ग्रो नहीं कर पाएंगे आगे। और जब ग्रो नहीं कर पाएंगे तो उससे क्या होगा, सोसाइटी जो है वो पैसिव स्टेज में चली जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी सोसाइटी की ग्रोथ। तो इसी को इसने कहा था कि इसी को इसने टर्म दिया ज्यूरिस्टिक पेसिमिज्म। नेक्स्ट है बैरियर इन द पाथ ऑफ फास्ट सोशियो लीगल ग्रोथ। यही है कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि लॉ जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, यानी कि खुद से डेवलप होगा, जितना टाइम चाहिए उसे डेवलप होने में उतना टाइम उसे दिया जाए वो खुद ही डेवलप होगा। तो इससे क्या होगा कि लॉ को हम फास्टली डेवलप नहीं कर सकते हैं। अगर हमें सोसाइटी को तुरंत कोई लॉ देना हो तो वो इस फिलॉसफी के हिसाब से गलत है, यानी कि उसकी फास्ट सोशियो लीगल ग्रोथ जो है उसके लिए भी ये बैरियर का काम करेगा। थर्ड पॉइंट है इग्नोरेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टडी इन प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। तो जैसे कि ये कहते थे जर्मनी इज़ फॉर जर्मन्स, जो जर्मनी के लिए लॉज बनेंगे, जो कोडिफाई होंगे वो फॉर द जर्मन्स होंगे एंड बाय द जर्मन्स होंगे। तो ये कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर जो है वो भरोसा नहीं करते थे, उसके ऊपर एम्फेसिस नहीं देते थे, यानी कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जर्मनी के लिए अगर कोई लॉ बना रहे हैं तो उसका दूसरे किसी कंट्री के या दूसरे किसी लॉ के साथ हम कंपेयर करें। हम जर्मनी के लिए लॉ बना रहे हैं, खुद से बनाएंगे, ऐसा था इनका। नेक्स्ट पॉइंट है वोक्सगीस्ट की क्रिटिसिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वोक्सगीस्ट की क्रिटिसिज्म। इसमें क्या है ना कि जैसे हमने पढ़ा था ऊपर कि वोक्सगीस्ट क्या होता है, नेशनल स्पिरिट, जो लोगों को वी फीलिंग देता है कि हम हैं और हम सबसे सुपीरियर हैं। तो ये ना कभी कभी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। जैसे अगर हम बात करें तो हम हिटलर के टाइम की बात करते हैं। हिटलर के अंदर क्या था कि जो हिटलर की नाजी गवर्नमेंट थी वो जर्मन्स को सुपीरियर मानती थी। इसका मतलब कि वो ज्यूस जो वहाँ पे रह रहे थे जर्मन्स को सुपीरियर मानती थी, तो उन्होंने क्या किया, हॉलोकॉस्ट करवाया। हॉलोकॉस्ट मतलब कि एक मास किलिंग करवाई लोगों को, जो ज्यूस थे उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया, उनको लगभग लगभग वहाँ से वेनिश कर दिया गया। तो ये क्यों था, क्योंकि वो जर्मन्स को सुपीरियर मानते थे, उनके अंदर जो नेशनल स्पिरिट की फीलिंग थी वो हार्डकोर फीलिंग थी। सेकंड एग्जांपल हम अगर देखें तो अभी हम इस्लामिक नेशंस जो हैं उसको देख सकते हैं, वहाँ पे वो इस्लाम को सबसे सुपीरियर मानते हैं तो वो दूसरे धर्म के लोगों को नहीं जीने देते हैं। थर्ड, तो अब इससे क्या असर पड़ता है कि किसी भी कंट्री के सेकुलर कैरेक्टर, उसके इगैलिटेरियन और सोशल डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे सोसाइटी जो है वो बेसिकली टूट जाती है एक तरीके से। आगे फिफ्थ पॉइंट है जो वो कहता है कि जो हिज इंसिस्टेंस ऑन कस्टम्स एज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलर कॉन्शियसनेस इज नॉट हिस्टोरिकली एंड सोशियोलॉजिकली करेक्ट, इंस्टेड मैनी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल। यानी कि जो अगर हम बहुत सारी बात करें कि हमारे कस्टम्स हैं उसके बेस पे रूल होने चाहिए, तो हमारे कई कस्टम्स खराब भी थे, है ना, बुरे कस्टम्स भी थे। जैसे स्लेवरी हो गया एंशियंट रोम के अंदर में। सेकंड, इंडिया के अंदर में जो अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस होती थी वो, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस के ऊपर हम इतना भी फोकस नहीं कर सकते हैं, वो खराब भी थे। अगर कोई ट्रेडिशन हमारे लिए अच्छा था तो कई ट्रेडिशन हमारे लिए खराब भी थे, ये कहता है। सिक्स्थ पॉइंट जो है इसके क्रिटिसिज्म का, ये कहता है कि कस्टम्स इन्फोर्स स्टैटिक डिवीजन विद इन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कस्टम और रिलीजन। मतलब कई बार क्या होता है ना कि जो कस्टम्स होते हैं वो सोसाइटी को डिवाइड भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक सोसाइटी है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया के अंदर क्या होता है ना कि बहुत सारे टाइप के लोग हैं, डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा, तो उतने ही डाइवर्स कस्टम्स भी हैं। तो ये सोसाइटी को हमेशा हमेशा के लिए डिवाइड कर देती है, यानी कि ये कस्टम्स को मानने वाले ये लोग हैं, दूसरे कस्टम्स को मानने वाले अलग लोग हैं, तो ये हमेशा डिवाइडेड सोसाइटी रहती है। ठीक है, तो ये इस टाइप की जो सोसाइटी होती है वो जो कंजर्वेटिव थॉट के लोग होते हैं या थियोक्रेटिक थॉट के लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादा आसान होती है, अच्छी होती है, क्योंकि फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों से काम करवा सकते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर क्या है कि अगर किसी पुजारी ने, किसी पंडित ने कह दिया तो हिंदू वही करेंगे, मौलानाज ने कह दिया तो मुसलमान वो करेंगे। तो इस तरीके से क्या है ना कि उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है। लेकिन वो लोग जो रीजनेबल और लॉजिकल थॉट रखते हैं उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। और
सेम ही पॉइंट अगला है कि इट सपोर्ट्स फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिस्ट जो थॉट होता है, जो कट्टरपंथी थॉट होता है, जो हमेशा मतलब बेसिस जो उस धर्म के होते हैं उससे जुड़ा जुड़ा होता है, उन चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वेरी मच एम्फेसिस और नेशनल स्पिरिट सीम्स एज डिवाइसिव फोर्स। तो वही बात है कि ये कई बार डिवाइसिव फोर्स का भी काम करता है, जैसे रिलीजन के बेसिस के ऊपर इंडिया पाकिस्तान बट गया, ठीक है, और यूएसए और जो सोवियत यूनियन था वो बट गया, वैसे ही कनाडा के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं ना कि मतलब वो कई बार सोसाइटी को डिवाइड भी कर देती हैं, क्योंकि अब देखिए इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या था, एक के लिए नेशनल स्पिरिट कॉमन हिस्ट्री थी, तो दूसरे के लिए नेशनल स्पिरिट रिलीजन था उनका, तो इस बेसिस के ऊपर बट गया। नाइन्थ पॉइंट है इसका कि इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड द टाइम व्हेन सोसाइटी वुड मैच्योर, कि सोसाइटी मैच्योर कब होगी, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि कोई फिक्स एक डेफिनेशन नहीं है, कोई फिक्स एक क्राइटेरिया नहीं है जो बता सके कि सोसाइटी इस समय पे मैच्योर हो चुकी है, अब लॉ की कोडिफिकेशन करनी चाहिए, तो ये चीज़ सर्टन नहीं थी। तो ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है। और इट डिनाइज कंपैरेटिव स्टडी, लेकिन लॉ जो है वो कभी आइसोलेशन के अंदर नहीं बन सकता है। अकेले कैसे हम पता कर लेंगे कि आज के टाइम में जब हमें मतलब आज के टाइम में जब ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, तो हम ऐसे लॉस तो नहीं बना सकते ना कि जो हमारे लिए तो फ़ायदेमंद हो लेकिन वो दूसरी कंट्री के हिसाब से वो लॉस गलत हों। जैसे अगर हम आज कह दें कि लोगों को कोड़ों से मारना सही है या लोगों को जिंदा लटका देना और उससे मारना सही है, लेकिन वो बाकी देशों के लिए गलत है, तो हम उस हिसाब के लॉज नहीं बना सकते हैं। तो हमें कंपैरेटिव स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, आइसोलेशन में लॉ को नहीं बना सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लॉयर्स एंड ज्यूरिस्टिक बायसनेस, यानी कि लॉयर्स और ज्यूरिस्ट जो हैं वो बेसिकली बायस भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक थिंकिंग है, एक रिजर्व थिंकिंग है, वो हर किसी के हिसाब से तो नहीं सोच सकते ना कहीं तो उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके अंदर रोल प्ले करेगा, तो इससे वो बायस हो सकते हैं। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। और अगला है सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी एंड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, जो हमने ऊपर हिटलर की बात की, नाजी गवर्नमेंट की बात की, तो ये इसके क्रिटिसिजम्स हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसके कंक्लूजन में यही है कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है बेसिकली इसने एक स्कोप क्रिएट किया फॉर कि जो कस्टम्स हैं और हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो भी रोल प्ले कर सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉ। फिर इसने जो है ये जो आइडियोलॉजी है, इसका जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है वो ये है कि इसने पीपल्स विल की तरफ ध्यान दिया। पीपल्स विल यानी कि पहले जो बात होती थी, जो हमने पहले की दो फिलॉसफीज़ के अंदर बात की, उसके अंदर हमने क्या देखा कि लॉ सेटिस्फाई करते थे या तो सोवरन को या तो नेचर को, यानी कि लॉ बनाए ही इसलिए जाते थे ताकि वो किसी और को सेटिस्फाई कर सके, लेकिन अप्लाई किसके ऊपर होंगे, किसी और के ऊपर, यानी कि सेटिस्फाई किसी को करना है, अप्लाई किसी के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जिसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं उन्हीं को सेटिस्फाई करना है, उनके विल को सेटिस्फाई करना है, ये है बेसिकली। थर्ड पॉइंट है कि इट वॉज द फर्स्ट थेरी विच टॉक्स अबाउट एवोल्यूशनरी थेरी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ अपने आप सोसाइटी के अंदर इवॉल्व होता है, इसकी बात इसने की। और आज के टाइम में जो मॉडर्न फिलोसफर्स हैं वो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एथिकल, कल्चर, जेनेसिस, इन सब चीज़ों को जब लॉ मेकिंग का काम होता है तो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट समझते हैं। इसकी नींव किसने रखी, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस ने। फिर जो ये बात जरूर है कि हिस्टोरिकल स्कूल रिस्पॉन्सिबल है फॉर गिविंग अ नेशनल एंड रेडिकल आउटलुक टू लॉ, बट हिज एफर्ट टू मेक अ लिविंग एंड डायनामिक लॉ कैन नॉट बी इग्नोर्ड। चाहे इसने एक रेडिकल आउटलुक दिया लॉ को, कि एक सुपीरियोरिटी का फीलिंग दिया लॉ को, लेकिन फिर भी इसने एक लिविंग एंड डायनामिक लॉ बनाने के लिए एक बेस रखा, तो ये हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो that's it for today. If you liked that video, please share and subscribe, and do follow us on our Instagram handle, that is its_miraki_07. Thank you and have a nice day.